So welcome once again students. We are going to take up an all important article and that is Newton's rings. अब इससे पहले कि हम न्यूटन्स रिंग्स का टॉपिक स्टार्ट करें, पहले आपको बताएंगे कि न्यूटन रिंग्स बनते कैसे हैं, होते क्या हैं। तो ये हम ऐसे बता सकते हैं कि न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड due to the interference of light waves reflected from top and bottom surfaces of the air film enclosed between a plano-convex lens and glass sheet as shown in the figure. तो ये हम नीचे फिगर बता रहे हैं आपको। तो यहाँ हम फिगर की पहले बात करते हैं। तो हमारे पास नीचे एक ग्लास प्लेट है, आम सिंपल ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास कर सकती है। तो उसको हमने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा और उसके ऊपर ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस एल ये इसके ऊपर रख दिया और उसके बाद हमने एक पैरेलल बीम इसके ऊपर इंसिडेंट की। उस बीम की हम एक रे, इंसिडेंट रे से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये रे जब यहाँ से मान लो इंसिडेंट होती है, ये चलती है एरो की तरफ, आफ्टर पासिंग द अपर सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एल इट रीचेज एट पॉइंट बी विच इज द लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट। तो यहाँ पर क्या होगा कि बी पॉइंट के ऊपर रे डेंसर से रेरर मीडियम की ओर चलेगी। तो इसमें बी के ऊपर दो फिनोमिना करेंगे। वन इज रिफ्लेक्शन, जिसके कारण बी से ये रे ऊपर को चले जाएगी और यहाँ फिर इस ऊपर वाली सरफेस को पार करने के बाद ये बाहर एयर में आ जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। और जो दूसरा पार्ट होगा रे का, वो बी से एन की तरफ स्ट्राइक करेगा और ग्लास प्लेट का ये अपर सरफेस है, ये यहाँ एन पे टकरा के ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्ट होके ये लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर आएगा और उसके बाद ये इस मीडियम के बीच में से गुजर के ये ऊपर को बाहर को आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम बनता है। तो ये जो रेज हैं जो कि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट हुई और ग्लास प्लेट के अपर पार्ट यानी एंड पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, ये रेज जब सुपरपोज करेंगी, ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ पी एंड लोअर सरफेस ऑफ एल, ये एल के लोअर सरफेस और पी के अपर सरफेस से, तो ये आपस में सुपरपोज करती हैं और उस सुपरपोजिशन के कारण हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं और ये जो फ्रिंजेस हैं इस केस में ये रिंग्स के रूप में होती हैं और उन रिंग्स को हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग्स। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ये रिटन वर्क में एक्सप्लेन किया है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस एल ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड ए ग्लास प्लेट पी, देन द इंसिडेंट रे, ऐसे कह सकते हैं, कॉमा द इंसिडेंट रे आफ्टर एंटरिंग इनटू द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इंटर रेज कह लो आप इसमें, रेज आफ्टर एंटरिंग इनटू द प्लेनो कन्वेक्स लेंस स्ट्राइक द पॉइंट बी, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस, दैट इज पॉइंट बी, हमने पहले ही कह दिया, and another part after reflection through the air film hits the point N of the glass plate P and is reflected back from the plate surface, that is point from point N. So यही चीज को हमने आगे लिखा कि the two reflected rays are coherent, क्योंकि एक ही सोर्स से पैदा हुई हैं तो coherent rays हैं, and interfere to produce a system of alternate dark and bright rings with the point of contact being between the lens and the plate as the center.
दीज आर कॉल्ड न्यूटन्स रिंग्स। मतलब कहने का ये जो आपका ये वाला निचला वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्योंकि यहाँ पर एयर फिल्म 0 है तो ये डार्क बनता है, तो ऐसे रिंग्स बनते हैं। ये देखिए, ये डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट रिंग्स हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ कॉलेज में। और जब आप पर्सनली यहाँ अपीयर करेंगे कॉलेज में तो हम प्रैक्टिकल भी आपको करा के दिखा सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल्स हमारे पास हैं एंड वी कैन मेक सच रिंग्स, न्यूटन्स रिंग्स। तो ये न्यूटन्स रिंग्स करने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी सेटअप कैसी होती है, तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो ये राइट हैंड साइड में ये जो फिगर है, ये मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की फिगर बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, ये जनरली मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, तभी करके हमारे जो न्यूटन्स रिंग्स हैं वो एक सिंगल कलर के बनते हैं। जैसे येलो लाइट हम ले लेते हैं सोडियम की, तो हमारे पास येलो कलर्ड फ्रिंजेस आती हैं। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, हम इसको एक स्लिट के रूप में लेते होते हैं और इसके आगे हमने लेंस रखा होता है ताकि ये जो हमारा सोर्स है इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आए। और जब ऐसा होगा तो जो सोर्स से रेज ऑफ लाइट चलेंगी, जैसे ये मैंने 3 रेज बताई हुई हैं एरो हेड्स के साथ, ये L1 लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो ये लेंस इन रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये यहाँ राइट हैंड साइड पे ये लेंस L1 की राइट हैंड पे ये हमने 3 पैरेलल रेज दिखाई हुई हैं, एक ये सेंटर वाली और ये लोअर वाली। तो इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे इन रेज के 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा देते हैं। आप सोचें ग्लास प्लेट कैसे, तो ग्लास प्लेट एक आम ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट, जैसे आप मिरर से अलग होती है क्योंकि मिरर में एक हिस्सा हमने कोटेड किया होता है। बिना कोटिंग के जब आप ग्लास लेंगे, जैसे आप खिड़की का ग्लास है आपका वो वाली प्लेट, तो ग्लास प्लेट P1 इसके 45 डिग्री के ऊपर रख दिए जो इंसिडेंट लाइट है। अब क्या होगा कि ये जो प्लेट है ये सारा काम करेगी। अब कैसे करती है वो बताते हैं। और इसके इस प्लेट के 45 डिग्री एंगल पर ही निचली तरफ हमने ये एक सिस्टम रखा होता है जो कि हमारा ये ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और नीचे ये ग्लास प्लेट लगाई हुई है जिसको हमने P पहले भी बताया, L हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। और इस लेंस के बीच में और ये प्लेट के बीच में ये एक गैप आ गया जो ये हमारी एयर फिल्म है, जिसके कारण जो हमारी इंटरफेरेंस होती है और रिंग्स बनते हैं। और इस ग्लास प्लेट के ऊपरली तरफ हमने ये एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो कि मूव किया जा सकता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, ताकि हम इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर सकें, यानी न्यूटन्स रिंग्स को स्टडी कर सकें। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू प्रोड्यूस द न्यूटन्स रिंग्स मोनोक्रोमेटिक लाइट from an extended source S is rendered parallel by a convex lens L1. It falls on the glass plate P1 which is inclined at an angle of 45 degree to the incident beam and is reflected normally onto a convex lens L of large radius of curvature placed on the plain glass plate P as shown. तो एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं कोई एक रे की बात करता हूँ, जैसे ये सेंटर वाली रे जो सोर्स S से है, सोर्स S से ये रे गई क्योंकि इसके ये लेंस के बीच में से होके ये सीधी सीधी जा रही है, ये दिखाया हमने क्योंकि पैरेलल हो जाती है। तो ये रे जाकर ये इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक की, यहाँ मैंने कर्सर अपना खड़ा कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आपको याद होगा 2 फिनोमेना होते हैं, एक रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे। तो यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट नीचे को चले जाएगी। अब ये नीचे को जाएगी तो यहाँ पर ये
इसके ऊपर एल लेंस जो है हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसके ऊपर वाले हिस्से पे पड़ेगी। उसके बाद ये नीचे ओ के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगी और ओ से ये वापस रिफ्लेक्ट होगी ऊपर को। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो इसके ऊपर वाले हिस्से, इसके मतलब लेंस के निचले वाले हिस्से से और इस प्लेट के ऊपर वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो ये सीधी ऊपर जाएगी और हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से इसको देख पाएंगे। अब इस केस में तो हमने सेंटर की बात की। यदि मैं मान लो ये लोअर वाली रे की बात करता हूँ, ये वाली, ये लोअर रे जो है, जो सोर्स एस से आई आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस और ये इधर को गई, तो ये यहाँ ग्लास प्लेट के इस निचले वाले हिस्से पे, ये देखिए यहाँ मैंने कर्सर रोक दिया अपना, वहाँ पर स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने के बाद ये नीचे को गई, नीचे को गई तो यहाँ ये नीचे आके यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा लेंस है, लेंस का ये निचला हिस्सा, ये जो एयर फिल्म जहाँ पे मैंने दिखाई है, ये निचला हिस्सा, और उसके बाद ये नीचे गई और ग्लास प्लेट का ऊपर वाला हिस्सा, ये लेंस एल के निचले हिस्से से और इस प्लेट पी के ऊपर वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट होके ये द्वारा ऊपर को गई। और ये तभी करके हमने ऊपर को एरो बनाए हुए हैं और ये ऊपर को गई तो एरो ये ऐसे ही ऊपर को चले गई, तो हमने यहाँ माइक्रोस्कोप में देख लिया इसको। ऐसे ही ये जो L1 से ये ऊपर वाली रे है, ये यहाँ से यहाँ स्ट्राइक की, यहाँ से ये इधर को गई, ये देखिए ये नीचे को एरो का मतलब है कि नीचे जा रही है, और नीचे जाके ये L के निचले वाले हिस्से पे स्ट्राइक की और फिर नीचे चले गई साथ में, क्योंकि दो हिस्से हो गए ना इसके, यहाँ पर P के ऊपर वाले पे स्ट्राइक की। तो L के निचले वाले हिस्से से और P के ऊपर वाले हिस्से से जो रेज रिफ्लेक्ट हुई वो द्वारा ऊपर को गई, ये हमने एरो ऊपर को दिखा दिया अब। तो इसीलिए ये यहाँ से ये ऊपर चले गई, ये एरो दिखा दिया और ये फिर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में चली गई। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद सामने भी तो जाएगी। तो तभी मैं करके हम कहते हैं ना कि इसमें एक्चुअल में जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा ना, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्शन भी होगा, पर हम जो है इंटरेस्टेड हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जो नीचे से, जो एल के निचले हिस्से से और पी के ऊपर वाले हिस्से से जो रिफ्लेक्ट होके रेज गई वो माइक्रोस्कोप में कैसे सुपरपोज करती हैं, तो हमारे पास कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न आता है, तो वो न्यूटन रिंग बनते हैं। तो यही हमने यहाँ पर अभी तक बताया और आगे हमने यही चीज़ लिखी भी हुई है कि लाइट रेज रिफ्लेक्टेड upward from the top and bottom surfaces of the air film formed between the lens and the plate P1. लेंस ऑफ कोर्स लेंस L1 लेंस L हम पहले ही बता चुके हैं आपको। लेंस L एंड द ग्लास प्लेट P, हमने क्या नाम रखा है इसका, ग्लास प्लेट P हम इसको P कह देते हैं, P1 की जगह ये P है। एंड द ग्लास प्लेट P सुपरपोज ईच अदर with a path difference depending upon the air thickness. नेचुरली है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना ये O पॉइंट के पास से सारा फिनोमेना करेगा उतनी एयर फिल्म कम होगी। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो एयर फिल्म बढ़ती रहेगी और एंड के ऊपर जाकर एयर फिल्म मैक्सिमम हो जाएगी। तो तभी करके हमने लिखा यहाँ पर कि सुपरपोज ईच अदर विद ए पाथ डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन द एयर थिकनेस इन बिटवीन। Due to interference of these rays, dark and bright circular fringes are seen with monochromatic light. So the fringes are circular because air film is symmetric about the point of contact, यानी O point जो हमने पीछे बताया, of the lens with the glass plate P. These fringes can be observed using a low power traveling microscope M, and the diameter of the fringes can also be, यानी कि फ्रिंजेस जो सर्कुलर हैं तो उनके डायमीटर्स को भी माप सकते हैं, रिंग्स के डायमीटर। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आती है। अब हम चलते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। तो थ्योरी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जो हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है वो ये हमने दिखाया,
ऐसे कैसा ये आप एल लिखा है यहाँ पे, तो हमने ये इस ढंग से बताया हुआ है कि ये हमारा लेंस है और इसका ऊपर जो ऊपर वाला टॉप पोजीशन है उसका जो सेंटर है वो सी है और ये नीचे वाली प्लेट जो है ये पी, हमने ये कर्सर दिखाया हुआ है पी। अब ये रेज आ रही हैं जो हमने पीछे दिखाई कि ये देखिए ये लेफ्ट वाली रे यहाँ आके स्ट्राइक की कहाँ ए पॉइंट के ऊपर और राइट वाली जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ आगे स्ट्राइक की, वो बी के ऊपर। अब क्योंकि ये जो एयर गैप है बहुत कम है, उसके बाद हमने ये नीचे इसके पॉइंट एम दिखा दिया, ए के जस्ट नीचे एम दिखा दिया और जो सेंट्रल रे ऑफ लाइट आई वो सी से होती हुई ये सीधी गई और ओ के ऊपर हमने दिखा दिया, ये ओ के ऊपर स्ट्राइक की और बी के नीचे जो ये एक्चुअल में एम और एन जो पॉइंट्स हैं ये पी के अपर हिस्से पर हैं, हमने दिखाया यहाँ नीचे हैं पर ये प्लेट पी के ऊपर वाले हिस्से के पॉइंट्स हैं, तो वहां पर हमने दिखाया और हमने मान लिया कि ये जो ये ए यहाँ पर ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसके निचले हिस्से पे जो रे ऑफ लाइट आगे स्ट्राइक करती है वो पॉइंट ए है और ऐसे ही इधर वाली जो राइट हैंड साइड वाली रे स्ट्राइक करती है वो पॉइंट बी है और जो सेंट्रल वाली रे है वो यहाँ पर ओ से होके जाती है, तो हमने मान लिया कि ओ से एम तक की दूरी यानी कि ये यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी ये हमारी, ये हम बाद में इसका कोई नाम रख लेंगे, से डी रख लेंगे इसका नाम सेंटर वाले पॉइंट का, तो ये दूरी स्मॉल आर है और ये बी से एन जो यहाँ तक का है ये स्मॉल टी हम मान लेंगे कि ये दूरी हमारे पास है। तो इसी को लेकर हम कैलकुलेशंस करेंगे और हम क्योंकि हम इसका थोड़ा सा ये आधा हिस्सा दिखाया, हमने ये थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, आगे हम इसको पूरा, क्योंकि आप याद करो कि व्हाट इज ए लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का एक सरफेस तो प्लेन होता है, दूसरा ये होता है इट्स अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, तो एक स्फीयर का हिस्सा होता है ये, वो हम स्फीयर कंप्लीट करेंगे आने वाले टाइम में, फिर आपको दिखाएंगे। तो यही हमने कहा कि लेट ए ओ बी ये वाला बी पॉइंट बी द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लेंस, जो हम सामने देख रहे हैं वर्टिकल सेक्शन मतलब जो हमें एक्चुअल में तो 3 डायमेंशनल पिक्चर है, तो हम इसको 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, तो हमें कैसे दिख रहा है, वो ऐसे दिख रहा है जो हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो लेट ए ओ बी द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लेंस सरफेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ये दिखाया, ये सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि ऑफ विच द सफेरिकल पोर्शन मेक्स ए पार्ट ऑफ, तो द लेंस इज इन कंटैक्ट विद ओ, विद कंटैक्ट with the plate at O. Lens is in contact at O with the plane glass plate MON, ये हमने बता दिया हुआ है, in such a manner that the point B and A are equidistant from O. तो हमने पहले ही आपको कहा कि बराबर बराबर की दूरी पर है सिमेट्रिकली, तो इसीलिए हम कहते हैं कंप्लीट दी सर्कल AOBE। तो मैं यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड पे तो पिछली वाली फिगर ही है जो मैंने दिखाया कि ये मान लो ये हाफ सफियर मैंने बना दिया, असल में तो कुछ इतना सा होगा ना, अब वो तो जितना लेंस हमने बताया पीछे, ये देखिए एक्चुअल में तो ये यहाँ से इतना था पीछे से, पर हमने इसको आगे बढ़ा के आधा गोला बना दिया इसका, क्योंकि हमने कहा कि इट्स ए पार्ट ऑफ सफियर, तो इसीलिए ये यहाँ पर इतना आधा दिखाया, तो मैंने यहाँ ये पूरा दिखा दिया करके कि ऐसे एक्चुअल में ऐसा सफियर होता है, उसका सर्कुलर व्यू देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। तो हमने कहा कंप्लीट ए सर्कल AOBE आगे E, ये मैंने यहाँ दिखा दिया, ये देखिए A, ये O, ये B और ये A, ये सर्कल पूरा दिखा दिया ऑफ एंड ड्रा डायमीटर ODCE। तो ये O, ये D पे पॉइंट ले लिया, मैंने कहा था सेंटर का पॉइंट D ले लेते हैं, तो ODCE। ड्रा आल्सो BN एंड AM परपेंडिकुलर टू द प्लेट, तो AM
यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, बी एन यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और टी इज द थिकनेस ऑफ द गैप। किसी भी जगह पे हमने ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, हो सकता है कि मेरे यहाँ मैंने कर्सर रखा वहां तक का लेंस हो, यहाँ जितना मर्जी लेंस हो, हमने तो कोई भी बीच में पॉइंट ले लेना, जैसे ये बी इधर को ले लिया, इधर को ले लिया, कहीं भी लेंस के ऊपर, और उसके हिसाब से हमने ये सर्कल बनाया। तो एंड लेट टी इज द thickness of the gap, that is am is equal to bn is equal to t, am is equal to bn is equal to, ये t हमने बीच में लिखा हुआ है यहाँ। तो as the thickness will be 0 at the point O, यहाँ O के ऊपर thickness कितनी है, 0। इधर को जैसे जैसे O से A तक जाएं thickness बढ़ती है, O से B तक जाएं तब भी एयर की thickness की बात कर रहा हूँ मैं, एयर फिल्म की। तो यही हमने कहा, एंड द पॉइंट्स एट विच द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज सेम विल बी अलोंग सर्कल्स विद ओ एज द सेंटर। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे ए के ऊपर है तो ओ से एम तक का रेडियस लेके एक सर्कल बनाएं, तो ये ए से बी तक का एक ये सर्कल बनेगा। यदि आप 3 डायमेंशनली देखें ना उसको, तो 3 डायमेंशनली आप देखेंगे कि ये एक सर्कल बना है जिसका रेडियस है एम ओ या फिर ओ एन या फिर डी बी या फिर डी ए, ऐसे ये रेडियस, तभी करके मैंने ये नीचे आर लिखा हुआ है कि ये रेडियस आर है इधर से इधर तक, और ऐसे ही ओ से एन तक ही आर है रेडियस। तो द थिकनेस ऑफ एट पॉइंट एम इज ए एम, ये हमने पहले ही बता दिया, एंड द पॉइंट्स हैविंग द सेम थिकनेस एज ए एम विल लाई अलोंग द सर्कल। वो तो आप सिमेट्री देखो, क्योंकि जब आप एक लेंस को रखेंगे तो नेचुरली सर्कुलर ही बनेगा वो तो सारा सिस्टम। तो उसका सेंटर ओ के ऊपर, मतलब ओ के ऊपर यानी कि यदि मैं यहाँ पर देखूंगा ए बी के ऊपर तो डी के ऊपर सेंटर बनेगा, और यहाँ ओ के ऊपर मतलब ओ से ही सेंटर चुना जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ओ से डी वाली लाइन के ऊपर सेंटर्स बनेंगे, ये मतलब है। एंड विद ओ एम एज रेडियस, इस केस में ओ एम रेडियस के बराबर आएगा। हैंस फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड आर सर्कुलर, तो सर्कुलर फ्रिंजेस तब करके बनती हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस केस में पाथ डिफरेंस कितना है। अब आप याद करो, पीछे हमने कहा था कि इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, तो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स के कारण जो पाथ डिफरेंस होता था वो तो होता था 2 म्यू टी कॉस आर। अब यहाँ पर टी बदल रही है, जैसे हम ओ से बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ टी कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, कहीं भी। तो हम कोई भी पॉइंट बी ले रहे हैं, वहां पर जो है थिकनेस एयर की वो टी है, स्मॉल टी। तो इसलिए जो पाथ डिफरेंस इस पॉइंट बी पर या पॉइंट ए के ऊपर, क्योंकि दोनों बराबर की थिकनेस वाले हैं ना, इधर ए एम भी उतना ही है, तो इसलिए जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 2 म्यू टी कॉस आर। तो हमने कहा पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 रेज, वन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए एंड द अदर फ्रॉम एम इज 2 म्यू टी कॉस आर। ये हम पहले किया हुआ है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। और आपको अब याद है कि इस केस में तो जो फिल्म बन रही है वो तो हवा की है, और हवा की फिल्म म्यू उसके लिए 1 होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी माना कि हम नॉर्मल इंसिडेंस कर रहे हैं। आप देखें कि परपेंडिकुलर रेज पड़ रही हैं आके, तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल होगा, यानी 0 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो इसलिए r0 cos r cos 0 इज 1, म्यू इज 1, तो इसलिए पाथ डिफरेंस हमारा बन गया 2t। तो हमने कहा कि इस केस में किसी भी पोजीशन पर यदि पाथ डिफरेंस देखूंगा तो वो 2t होगा। पर आप यदि देखें पीछे, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बी के पॉइंट के ऊपर एक रे ऊपर को जाती है, एक एन पे टकरा के ऊपर को जाती है। एक केस में रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम हो रहा है, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर निचले केस में जहां जब एन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से, ये देखिए, ये मैं कर्सर इसमें दिखा दूं या मैं पीछे द्वारा ये डायग्राम दिखा देता हूं, ये देखिए, इसमें भी एक हो रहा है ऊपर वाले हिस्से से, ये बी से, एक हो रहा है एन से। तो जो एन से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो रहा है रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ,
और जब भी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ रिफ्लेक्शन होता है तो एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा ओवर 2 इज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड। ये हम पहले कर चुके हुए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि एट द लेंस एयर इंटरफेस देयर इज नो फेज शिफ्ट सिंस द वेव इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, बट एट द एयर प्लेट इंटरफेस there is a phase shift of pi since the wave is reflected from the surface of denser medium, so an additional path difference of lambda over 2 is introduced। तो इसीलिए नेट पाथ डिफरेंस कितना हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो हमारा पाथ डिफरेंस है ये हो गया 2t प्लस लैम्डा ओवर 2। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब आप याद करो, हमने पीछे कंडीशन की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क रिंग्स पाथ डिफरेंस शुड बी 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा ओवर 2 वेयर n इज एन इंटीजर। तो इसीलिए डार्क रिंग्स बनने के लिए हम कह सकते हैं ये इक्वेशन 1 का यूज करके 2t प्लस लैम्डा ओवर 2 इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा ओवर 2। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे लैम्डा ओवर 2 कट गया हमें, क्योंकि 2t की ही आगे जरूरत पड़नी है तो मैं इसको 2t ही रहने दिया। तो देयरफॉर 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क रिंग्स, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप जिसको बोलते थे, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एटसेट्रा। तो यहां पर हमारे पास ये डार्क रिंग्स बनेगी। अब बात आती है यदि मैं चाहता हूं ब्राइट रिंग्स बनने हैं, तो ब्राइट रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ये भी हमने कहा था कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट रिंग्स द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा वेयर n इज एन इंटीजर। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं 2t प्लस लैम्डा ओवर 2 इट इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2t किसके बराबर आया, क्योंकि हमें 2t की ही जरूरत पड़नी 2 इंटू टी। तो इट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा ओवर 2। कॉल इट एज इक्वेशन 3। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट रिंग्स। बेसिकली ये थिकनेस के टर्म्स में आया कि ये b से n तक की इतनी थिकनेस है, तो उसके टर्म्स में आया। पर हम तो एक्चुअल में जब देख रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के साथ। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये देखो यहाँ लगा हुआ है, देख तो यहाँ से रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो रिंग्स बनते हैं ना, न्यूटन्स के रिंग्स, जैसे ये डार्क फिर आगे ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, तो हमने इनके ना डायामीटर्स नोट करने होते हैं या इनके रेडियई नोट करने होते हैं। जैसे इसके सेंटर से यदि मापेंगे तो रेडियस, यदि इसके एंड से मापेंगे तो डायामीटर। मतलब इसके एक एंड से काला वाला जैसे आप देख रहे हैं डार्क फ्रिंज, डार्क सेंट्रल स्पॉट देख रहे हैं, वो एक एंड से दूसरे एंड तक देखेंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो वो हम इस माइक्रोस्कोप को चला के, क्योंकि ये ट्रैवलिंग है, मूव करके हम उसकी रीडिंग लेके निकाल सकते होते हैं। तो इसीलिए हमें अच्छा लगेगा कि हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकाल पाएँ। तो यही हम करना चाहते हैं, टू फाइंड देम इन टर्म्स ऑफ रेडियाई। तो यही करने के लिए हम फिर वही फिगर ले लेते हैं जो हमने सर्कल वाली फिगर बनाई थी पीछे आपको समझाने के लिए। तो उसमें देखो इन ट्राइंगल DBC, ये ट्राइंगल DBC ले ली, DBC। आप कहेंगे BC स्क्वायर इट इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देख लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पर आप देखो कि यहाँ पर जो OD है, O से D, ये तो थिकनेस t के बराबर है। यहाँ देखें आप, ये मैंने कर्सर लाया वहाँ पे, क्योंकि ये bn के बराबर है या फिर am के बराबर है, तो ये t के बराबर है। और जो d से b तक की दूरी है ये हमने r ली हुई है, रेडियस ऑफ द रिंग, जो हमारा रिंग बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। BC कैपिटल R है, ये हमने पहले कहा, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये इसका स्फेरिकल सरफेस का मैंने बताया था। यदि आप +2 अच्छी तरह किया आपने तो आपको पता होगा कि क्या होता है ये। तो इसीलिए हमने इसमें पुट कर दिया BC को R, तो R स्क्वायर इट इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर
प्लस कैपिटल आर माइनस टी होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो तो वी गेट आर स्क्वायर, इट इज कैपिटल आर स्क्वायर मतलब इट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT। तो यहाँ आर स्क्वायर कट गया, कैपिटल आर स्क्वायर बोथ साइड्स, तो कैपिटल आर कैंसल्स एंड टी स्क्वायर इज स्मॉल, क्योंकि आप याद करो ये तो छोटा सा हिस्सा है एज कंपेयर टू कैपिटल आर। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन टू स्मॉल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तभी हम कई बार कह भी चुके हैं कि छोटू गुना छोटू इज इक्वल टू महा छोटू, तो इसलिए टी स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो हमारे पास ये आ गया स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2RT इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ जो लेफ्ट हैंड पे लिखती है टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर इंटू टी, या फिर हमें 2T चाहिए क्योंकि याद करो हमने कंडीशन T के टर्म्स में निकाली है, तो 2T इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ 2T। अब यदि आप अपनी इक्वेशन 3 याद करें तो हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट रिंग्स निकालने के लिए आसानी हो गई, तो इसीलिए हमने पीछे जो इक्वेशन 3 यूज़ की थी, ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 3, इसमें हमने कहा था ब्राइट रिंग्स बनने के लिए कंडीशंस 2T मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा ओवर 2। तो यहाँ पर मैंने यही कहा कि फॉर ए ब्राइट रिंग यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 3 वी गेट इक्वेशंस 4 एंड 3 को यूज करके आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा ओवर 2। या फिर हम रेडियस निकालना चाहें ब्राइट रिंग का तो स्मॉल आर इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स 2n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल आर ओवर 2। दिस इज द रेडियस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट रिंग मतलब n। कई केसेस में हम n के सबस्क्रिप्ट भी कर देते हैं n, मतलब r के पैरों में n लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि r के पैरों में n इज इक्वल टू दिस इज द ब्राइट रिंग। तो ये कंडीशन आ गई कि ब्राइट रिंग कहाँ कहाँ बनेंगे, वो इन पोजीशंस के बनेंगे। n को आप पुट कर लो 1 2 3 एटसेट्रा पुट करते जाओ तो वहाँ वहाँ उनकी पोजीशन होगी। और यदि आप यहाँ देखना चाहें कि जो हमारी रेडियस है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड इंटीग्रल नंबर्स, ऑड इंटीग्रल नंबर्स 1 3 5 7 एटसेट्रा। और यदि मैं डार्क रिंग की बात करूं तो फॉर ए डार्क रिंग यूजिंग इक्वेशन 4 इन 2 कर लो। ये देखिए ये इक्वेशन पीछे हमने 2 की थी, 2T इज इक्वल टू n लैम्डा, ये कंडीशन थी हमारी डार्क रिंग्स के लिए। पर 2T तो हमने निकाला ये इक्वेशन 4 में आर स्क्वायर अपॉन आर, तो इसीलिए इस केस में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क रिंग्स आर स्मॉल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो या फिर हम r निकालना चाहें स्मॉल r तो इट विल बी n लैम्डा r का अंडर रूट आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि ये देयरफॉर द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, तो यहाँ पर ये इक्वेशन द्वारा लिखी गई, तो एक मैं काट देता हूँ ये इक्वेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लीजिए ये लो। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग इज गिवन बाय small r is equal to under root of n capital R into lambda where n is 0 1 2 3 etc. So from equation 6 ये हमें पता लगता है कि जो हमारा डायमीटर रेडियस है, रेडियस इट इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर्स। तो रेडियस ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल इंटीग्रल नंबर एज लैम्डा एंड आर आर कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो अब यहां पर देखने वाली बात है कि जो सेंट्रल रिंग है वो क्या है। अब सेंट्रल रिंग बनेगा जब n 0 होगा, तो इसीलिए जब मैं फॉर n इक्वल टू 0 करूंगा तो r विल बी स्मॉल r विल बी इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि ये डार्क रिंग के लिए बनता है ऐसे। आप यहां देख लो इसमें से जब आप n को 0 पुट करते हैं तो r क्या आता है, r 0 के बराबर आता है। 0 का मतलब सेंट्रल स्पॉट। तो हैंस द इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम, क्योंकि हम रिफ्लेक्टेड ऊपर वाले सिस्टम में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड जैसे आपको बताया 2 सिस्टम होते हैं, एक ट्रांसमिटेड एक रिफ्लेक्टेड। ये जब हमने थिन फिल्म्स पढ़ी थी तब आपको बताया था।
तो इसीलिए हैंस इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम द सेंट्रल रिंग ऑफ 0th ऑर्डर इज डार्क। और यदि हम n को 1 पुट कर देंगे तो रेडियस ऑफ डार्क रिंग विल बी अंडर रूट ऑफ r इंटू लैम्डा एंड रेडियस ऑफ द ब्राइट रिंग विल बी r इज इक्वल टू लैम्डा r ओवर 2। यहाँ इक्वेशन 6 में हम n को 1 पुट कर दें तो हमें डार्क रिंग पता चल जाएगा, और इक्वेशन 5 में हम n को 1 पुट कर दें तो हमें ब्राइट रिंग मिल जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये कहा ना कि n इक्वल टू 1, तो डार्क रिंग इक्वेशन 6 से पता चल जाएगा, और जो ब्राइट रिंग है वो इक्वेशन 5 से पता चल जाएगा। सो इसका मतलब सेंट्रल डार्क है, उसके बाद फिर ब्राइट, और उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस ढंग से कंटिन्यूसली रिंग्स फॉर्मेशन होती रहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। हम इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे, तो आने वाले टाइम में विल बी स्विचिंग ओवर टू द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स एज वेल। थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग। थैंक्स।